हाँ जी, क्या हाल है? ठीक-ठाक। हाँ जी, इसके अंदर बस ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये है कि बाकी जहाज़ों का फ़ील्ड अच्छी फ़ील्ड है, इसमें आप आते हैं, बाद में फिर इंजीनियर भी बन सकते हैं इसके अंदर। ये मुख्तलिफ़ ये आपकी जो है ना वो आप एज़ ए पहले अप्रेंटिसशिप आते हैं, फिर आप उसके बाद आप टेक्नीशियन बन जाते हैं, फिर आप इंजीनियर बन जाते हैं। तो मैं बता दूँ डिफरेंट शॉप्स होती हैं इनकी, जैसे न्यूमेटिक शॉप्स होती है, इलेक्ट्रिकल की शॉप है, इंस्ट्रूमेंट की शॉप है, और डिफरेंट शॉप इंजन की शॉप्स होती हैं, केबन की शॉप्स होती हैं। आईएफई और केबन की अक्सर इकट्ठी होती हैं, और पेंटिंग की अलग से शॉप्स होती हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटरी की शॉप होती है, जहाँ पे बैटरी का सारे ला के जो है ना उसको बैटरी रिफ़िल की जाती हैं। ऑक्सीजन्स की शॉप्स होती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन्स वगैरह को जो है ना वो वहाँ पे जो होते हैं ना डिफरेंट किस्म के जो पैनल्स आते हैं जिसमें ऑक्सीजन, ये आपको देखा है ये होती हैं ऑक्सीजन के लिए ना हमारे पास बोतल्स वगैरह होती हैं, सिलेंडर्स होते हैं, उनको रिफ़िल किया जाता है। वहाँ उनकी चेक डेट वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक की जाती है। और ऑक्सीजन के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि ये मतलब डिफरेंट चीज़ें उसकी होती हैं, बोतल्स वगैरह होती हैं। और पावर पैसेंजर पीएसयूज़ वगैरह होता है, पैसेंजर सर्विस यूनिट है उनकी। वहाँ से नहीं, जब जब एयर का प्रेशर कम हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन की बोतल्स एकदम से एक वो होते हैं ऑक्सीजन के जो होते हैं एकदम से गिर जाते हैं, जो होते हैं ना पैनल खुल जाते हैं, और वो आप फिर हम जो है ना ऑक्सीजन जो है अपने नाक और मुंह के ऊपर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपको ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ऑक्सीजन्स के हवाले से। तो वो जो होती हैं उनके लिए दो तरह की ऑक्सीजन होती है। एक तो ये तो कि उसी वक्त कंपोजिट हो जाती है, ऑक्सीजन बनती है, आपको ऑक्सीजन मिल जाती है दिन जब ड्यूरिंग फ्लाइट हवा का प्रेशर कम हो जाए। और कुछ जो होता है वो ये होता है कि यहाँ से आपको बोटल्स के अंदर ऑक्सीजन, बड़ी बड़ी बोटल्स होती हैं जैसे 747, वहाँ से आपको सप्लाई होती है। जब भी प्रेशर कम होगा तो एकदम से आपको वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना केबिन के अंदर मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, कैप्टन्स को मिल जाएगी। उसमें 100% ऑक्सीजन्स भी होती हैं। तो ये नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके हवाले से। फिर ये क्या होता है कि जब से कोई एयरक्राफ्ट आता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है उसकी समझे कि ड्यूरिंग फ्लाइट अगर कोई आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिल जाए कैप्टन वगैरह को या क्रू को, तो वो लोग केबन लॉग बुक या टेक्निकल लॉग बुक में लिख लेते हैं। कोई बड़ी वैसे होते हैं जैसे कोई टेक्निकल कोई ऐसी जो फ्लाइट के हवाले से हो या ये नहीं कि वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, जैसे कोई इंजन में ख़राबी आ गई या कंट्रोल सर्फिसेज के अंदर ख़राबी आ गई, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ये लोग लिख लेते हैं टेक्निकल लॉग में। और जो केबन और एवियोनिक्स या बिजली या आईएफई या छोटे लाइट्स या गैलीज वगैरह होती हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो ये लोग लिख देते हैं उसके अंदर, अपना लिख देते हैं जहाज़ के अंदर कि भाई ये जो है ना ये के टेक्निकल लॉग बुक के अंदर वो सारी चीज़ें केबन लॉग बुक में लिख लेते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से फिर जब वो आते हैं, जब इंजीनियर जब जहाज़ आता है ग्राउंड पे, तो उसके बाद इंजीनियर्स और टेक्नीशियन मिलके वो देखते हैं कि कौन कौन सी डिफ़ेक्ट्स आए हैं। उन डिफ़ेक्ट्स को जो है ना वो ये लोग रिमूव करते हैं, और उन डिफ़ेक्ट्स को जो है ना वो चेक करके वो उसकी फिर रेक्टिफिकेशन करते हैं। फिर उसमें ये देखते हैं कि कोई चीज़ अगर तो ऐसी है कि जो मतलब चेंज करने वाली, रिप्लेस करने वाली, तो उसको मेंटेनेंस मैनुअल के मुताबिक जो है ना वो ये लोग रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए वो आइटम स्टोर से लिए जाता है, वो सेम पार्ट नंबर मैंने बताया ना आईपीसी से इन जो होता है ना ये इलस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग जो ख़ास किस्म के होते हैं सिर्फ वही वाले लगाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि जो मतलब अपनी मर्ज़ी से लगाए जाए, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। ठीक है, सेम पार्ट नंबर स्क्रू भी अगर आप लगाएंगे ना तो वही पार्ट नंबर होगा जो कि मैन्युफैक्चरर से अप्रूव्ड होगा। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर लें, ऐसे नहीं होता। तो ये सब चीज़ें भी हैं। और इलस्ट्रेट आईपीसी का मैंने बता दिया नहीं ये सारा। ये जब आइटम स्टोर से ऑर्डर किया जाता है, इसके अलावा काफ़ी आइटम्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि
जैसे कोई आइटम शॉप में रिपेयर हो गया, रिपेयर होने के बाद वो भी स्टोर भेजेंगे, ठीक है। वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो इस तरह ये लोग लाइन में, ये लाइन मेंटेनेंस में या डिफरेंट जगहों के ऊपर ये इस तरह आइटम रिप्लेस हो जाते हैं, शॉप्स में रिपेयर होता है, या कुछ आइटम बाहर से डायरेक्ट बोइंग कंपनी से मंगवाए जाते हैं, और कुछ होते हैं जो डायरेक्ट ये बोइंग या एयरबस, और कुछ आइटम ऐसे जो शॉप से स्टोर में आ जाता है, स्टोर से ये लोग लेके लगवा लेते हैं। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, ये अब आपकी जो होती है ना जहाज़ों की जो फील्ड है, जो मेन रिपेयरिंग के हवाले से डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं। अच्छा, अब ये और मेन चीज़ ये कि जहाज़ जब आते हैं, ये आते हैं जिस जगह पे आते हैं 1 घंटे 2 घंटे या 6 घंटे या ज़्यादा 10 घंटे, मतलब एक दिन, इस तरह की जो होते हैं ना जहाँ पे आर्जी तौर पे आते हैं, उसको बोलते हैं लाइन मेंटेनेंस। जहाँ पे जहाज़ आते हैं जैसे 777 या एयरबस A380 जो लाइव यानी इधर आए जहाज़ आधे घंटे के अंदर, 2 घंटे का टाइम होता है तकरीबन, किसी में 1 घंटे का होता है, उसमें आते हैं जहाज़ को, जैसे आते हैं सारे जो होते हैं पैसेंजर्स उतरते हैं, उसके बाद चेकिंग करते हैं, आर्जी चेकिंग करते हैं, उसको ट्रांजिट चेक करते हैं। तो ये ट्रांजिट चेक होता है, और उसके बाद जब जहाज़ उड़ने लगता है उससे पहले फिर एक प्री डिपार्चर चेक करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कोई एक जहाज़ 8 घंटों के लिए आ गया, तो आते साथ उसका ट्रांजिट चेक करेंगे, या कोई जहाज़ 1 दिन के लिए आता है उसका ट्रांजिट चेक करके लाइन मेंटेनेंस में, उसके बाद जिस दिन उड़ने लगेगा या अगले दिन जैसे उड़ता है तो उसका प्री डिपार्चर चेक होता है, वो दोबारा फिर सारा देखा जाता है। ट्रांजिट चेक में वो सारे डिफेक्ट इसके ख़त्म किए जाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स होते हैं उनको डेफर्ड कर दिया जाता है। जो ये नहीं, जो देखते हैं कि नहीं अभी ये लंबे डिफेक्ट्स हैं, उनको हम बाद में भी देख सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं डेफर्ड करते हैं, जो डेफर्ड डिफेक्ट्स बोलते हैं उसको। उसकी भी फिर टाइप्स होती है कि कुछ 1 दिन के लिए डेफर्ड किया जाता, 3 दिन के लिए किया जाता है, कोई 1 महीने के लिए किया जाता है, कोई 3 महीने के लिए किया जाता है, वो डिपेंड करता है। तो ये तो है लाइन मेंटेनेंस। लाइन मेंटेनेंस के बाद जो जहाज़ जो होते हैं ना, इसके बाद जैसे कि उनके आवर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर कोई आवर्स होते हैं कि इतने आवर्स के बाद जो है ना वो एक शेड्यूल दिया होता है, उसको बोलते हैं प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी, जो है ना मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। वो उसमें जो है ना ये लोग क्या करते हैं कि ये उसमें प्लान शेड्यूल किया जाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट भी होता है, तो उसमें जो है ना इनको शेड्यूल किया जाता है कि जनाब ये चेक दोबारा ए चेक, इसको ए चेक बोलते हैं, फिर सी चेक होता है, फिर डी चेक होता है। ए चेक जो नॉर्मली होता है ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, या जिसे हम PIA में था तो B3 के अंदर होता था, और यहाँ पे MHLN में था तो उसमें उसको ऑपरेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। उसके अंदर 1 दिन के लिए जहाज़ आएगा, और 1 दिन के अंदर उसके कुछ चेक्स ज़्यादा हो जाती हैं, उसमें पूरे चेक्स होते हैं कि फ़लाँ सिस्टम करना है, ऑक्सीजन का सिस्टम चेक करना है, या न्यूमेटिक का सिस्टम चेक करना है, इंजन के फ़लाँ टेस्ट दिए होते हैं। वो सारे ऑपरेशन टेस्ट जो है ना इन्होंने करने होते हैं, वो 1 दिन का टाइम होता है, और वो काम किए जाते हैं जो 1 घंटे में नहीं किए जा सकते, इन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। उनको वो सारे डिफेक्ट जो है वो ख़त्म करने होते हैं, ठीक है, क्लियर करने होते हैं। वो चीज़ होगी। इसके अलावा ए चेक के बाद फिर जो है ना उसके बाद सी चेक होता है। सी चेक नॉर्मली इससे भी बड़ा यानी काफ़ी घंटों के बाद आता है, यानी ए चेक तो जल्दी आ जाता है, लेकिन कई दफ़ा मतलब जैसे और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बाद, जैसे 3 महीने बाद या कोई टाइम उनका अलग से वो फ्लाइंग आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर सी चेक किया जाता है। सी चेक जब किया जाता है, सी चेक के अंदर पूरा जहाज़ जो है ना पूरा आके उसको सारा का सारा सारे पार्ट्स उसके रिमूव किए जाते हैं, सब के सब, तो उसको सी चेक बोलते हैं। और उसके अंदर सी चेक और C1 C2 C3 C डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा काम होता है उसके, और उसके लिए वो जहाज़ जो होता है ना वो आता है फिर हैवी बेस मेंटेनेंस में आता है। तो वो जो आर्जी 1 दिन के लिए आता है उसको लाइट बेस मेंटेनेंस भी कहते हैं, और जो ये हैवी बेस मेंटेनेंस में जहाज़ आता है वो तकरीबन 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए भी आ जाता है। उसमें पूरे जहाज़ की एक एक चीज़ उधेड़ दी जाती है, एक एक चीज़ निकाल दी जाती है। उसमें फिर चेक करते हैं कि इसके अंदर ये, ताकि कोई ऐसे 2-3 महीने जहाज़ चल गया हो या 6 महीने, मतलब एक फ्लाइंग आवर टाइम्स होता है जो ज़्यादा होता है, वो जब चेक कर ले तो उसके अंदर एक चीज़ निकाल के फिर वहाँ पे कोलिजन वगैरह का ख़तरा, तो सारी इंस्पेक्शन करते हैं, चेकिंग एक एक हिस्से की चेकिंग करते हैं, कोई क्रैक्स तो नहीं आ गया, कोई कोलिजन तो नहीं आ गया कोई, क्योंकि हमें बताया ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी फिर दोबारा से जो है ना निकाल के सारी चीज़ें निकाल के
इंजन भी इवन निकाल दिए जाते हैं बाहर, उसकी भी रिपेयर की जाती है, वो भी देखते हैं कि वो उसकी ओवरऑलिंग की जाती है या चेंज किया, मतलब देखते हैं कि डिपेंड करता है कि इंजन अगर वो सही है तो ठीक है, अगर उसके आवर्स पूरे हैं, जो भी वो कंपनीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं, प्लस फ्लाइंग आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इतने फ्लाइंग आवर्स के बाद इंजन चेंज हो जाएगा। तो इंजन काफ़ी हैवी बड़ा होता है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग भी होता है, एक मतलब एक बड़ा ही ये अच्छा काम होता है ये। फिर ये अच्छा ये चीज़ें हो गई, यानी ये एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग काम होता है उसमें। जब जैसे मेरी बात की जाए तो मैंने शॉप्स में भी काम किया, मैं इंस्ट्रूमेंट शॉप में था, मैं अल्टीमीटर्स वगैरह मतलब ये चीज़ें ठीक करता था। मैंने एंजॉय किया उन चीज़ों को, नया नया जब मैं आया था तो इंस्ट्रूमेंट शॉप्स के अंदर आया, बड़ा मैंने एंजॉय किया उन चीज़ों को, मैंने हर चीज़ को बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी आप लोगों के साथ। तो जब अप्रेंटिसशिप में उसमें मैंने बड़ा एंजॉय किया, जब पहले साल की थ्योरी थी उसमें जब एवियोनिक्स को ट्रेड को बताया गया तो उसमें यानी तकरीबन हम काफ़ी चीज़ें हमने स्टडी की, पढ़ी, एंजॉय किया उसमें। तकरीबन 25-30 भी नहीं, लेकिन 50 से ज़्यादा वो थे बुक्स या टीटा मैनुअल्स होते थे, लेकिन उनके क्या होते थे, एक हफ्ते में पढ़ाते थे और एक हफ्ते में टेस्ट भी ले लेते थे। महीना इतना इतना पढ़ाया इन्होंने ना कि जैसे बंदे के 4 साल ना पढ़ा जितना एक महीने में, ये समझो 1 साल में हमने पढ़ लिया, तो बहुत ज़्यादा स्टडी की। तो उसी टाइम मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो इवन इतना भी नहीं पता था कि ये जनरेटर क्या होता है, क्योंकि मैं तो एफएससी की थी, उसके बाद बीएससी डबल मैथ स्टैटिस्टिक्स में किया। वो जनरेटर क्या होते हैं, अपने एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, ये कैपेसिटर्स क्या होते हैं, तो मैं बड़े शौक से पढ़ता था और बड़े सवाल भी पूछता था, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। बड़ी फर्स्ट टाइम मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। हालांकि मैंने बीएससी तक पढ़ा हुआ था, लेकिन वो चीज़ें वो नहीं पढ़ी थी जो मैंने यहाँ अप्रेंटिसशिप में आके जहाज़ों के हवाले से प्रैक्टिकली चीज़ें देखना शुरू की। और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शॉप में गया, वहाँ पे मैंने देखा, बड़ा मैंने एंजॉय किया वहाँ पे। फिर अटैक 4000 है जहाँ पे जहाज़ों के, मैंने बताया था वीडियो में कि किस तरह वो आइटम आते हैं, उनकी बाकायदा उनके रेजिस्टेंस वगैरह, वो डिफरेंट सिमुलेशन की जाती है कि जैसे ऑटो पायलट के कोई कंप्यूटर आ गया तो उसको एक एक चीज़, जैसे ऐसे जहाज़ टिल्ट होता है या ऊपर होता है, डिफरेंट उसके पिचिंग होती है, तो वो चीज़ों को मैंने बड़ा एंजॉय किया। वो सारे सिमुलेशन करके उसकी फिर वो मेजरमेंट करते थे कि अच्छा इस वक्त ये इतने वोल्टेज देता है, ये नहीं देता है, यानी वो पूरे जहाज़ को कैसे फ्लाई करना होता है, कि मामूली बात तो नहीं है, तो कंप्यूटर्स के ज़रिए से हो रहा, तो ये चीज़ें जो होती बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इंस्ट्रूमेंट शॉप में मैं गया, फिर इंस्ट्रूमेंट शॉप के बाद फिर मैं बे3 में पीआईए में मैं एक्चुअली था ना, पीआईए से ये सारा किया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। फिर मैं बे3 में गया, बे3 में मैं फिर वो 737, ज़्यादातर हम 747 जहाज़ की मेंटेनेंस करते थे, एज एवियोनिक एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मैंने काम किया, बड़ा एंजॉय किया मैंने, उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह भी होती थी। बड़ा ही माशाल्लाह आफरीन है पीए के स्टाफ के ऊपर, जितने माशाल्लाह मेहनत से काम करते हैं, आफरीन है उनके ऊपर, बहुत मेहनत डेडिकेशन से काम करते हैं। मैंने काम किया उनके साथ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वहाँ पे भी काम किया, बहुत एंजॉय किया मैंने। कितने पूरी पूरी रात जाते हैं, तो हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं इस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। और हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, मेरा दिमाग ज़्यादा थ्योरेटिकल था, मैं चीज़ों को सोचता था, डिफरेंट एंगल से देखता था, तो ये चीज़ें तो हैं ही। तो मैंने वहाँ पे भी ना पीआईए में मैंने 737 का कोर्स किया, डिफरेंट कोर्सेज़ भी किए, बोइंग 737 का इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया, इसके लाइसेंस विदाउट टाइप रेटिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम किया। उसके बाद 737 का टाइप कोर्स कर लिया था मैंने। उसके बाद बेसिक इंस्ट्रूमेंट का करना था, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट का भी एक बेसिक कोर्स होता है और इलेक्ट्रिकल का भी होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मैं इंस्ट्रूमेंट का कर रहा था कि बीच में जो है ना मेनवाइल फिर मुझे यहाँ पे एमिरेट्स एयरलाइन से कॉल आ गई थी। तो उस समय में ये चीज़ें, मैं बहुत ही चीज़ें सिस्टमेटिक करने का आदी हूँ, बहुत ज़्यादा ना, मतलब ऐसे ही नहीं करता कि ऐसे मुँह उठाए कोई काम करे, बहुत हमेशा मैंने सिस्टमेटिक काम किए। ये मतलब समझे, मैं 1996 में मैंने पीआईए ज्वाइन किया, 3 साल अप्रेंटिसशिप की, उसमें से 1 साल मैंने थ्योरी की पढ़ी, 1 साल मैंने इंस्ट्रूमेंट में गुजारा, बेसिक इंस्ट्रूमेंट ओरल शॉप में। तो फिर मैं जब वहाँ, मेरे बहुत ज़्यादा समझे कि मेरे विशेज़ भी थी कि यार ये क्या, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये काम पे अब क्या मैं पूरी उम्र इधर ही रहूँगा अब।
काफ़ी लोग थे, कोई 10 साल से वहाँ काम कर रहे थे, कोई 20 साल से काम कर रहे थे। मैंने कहा ले मैं तो इतना अर्सा कहीं मैं काम नहीं करने वाला। तो मेरी रूह तो बेचैनी रहती थी। फिर वहाँ से मुझे मेरी मैडम है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये फिर सही नहीं है। वहाँ से एक मैडम ने मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र किया B3 के अंदर, जो लाइट शॉप्स होता है, क्योंकि मैं शुरू से एडवेंचर्स का कायल रहा हूँ। मैं कभी भी, मुझे स्लो काम कभी अच्छा ही नहीं लगा। तो वहाँ पे फिर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जहाज़ पे काम किया, मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत मैंने एन्जॉय किया, क्योंकि मैं देखता था इतना बड़ा जहाज़ कैसे उड़ जाता है। फिर उन्हें हर चीज़ को बड़े शौक़ से देखना, गौर से देखना, क्यूरियोसिटी रहती थी मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो क्यूरियोसिटी होनी भी चाहिए, मतलब तजस्सुस होता था कि क्या-क्या चीज़ें हैं। ये शॉप से फिर B3 में गया, वो बेस ऑप्स में आ जाता है, ठीक है। तो बेस ऑप से भी नहीं, वहाँ जहाँ 1 दिन के लिए जहाज़ आता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसके बाद और जो होता है ना हैवी बेस मेंटेनेंस, वहाँ पे फिर लॉन्ग टर्म, यानी 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आता है। उसमें पूरा जहाज़ उधेड़ते हैं, पहले एक-एक चीज़ बाहर निकालते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं, ओवरहॉलिंग करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को फिर दोबारा से रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर उसके ऑपरेशन टेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम होता है। उसके सारे जितने डिफेक्ट्स होते हैं जो लाइन मेंटेनेंस में आ रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं और फिर नए से जो है ना वो लगा दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये है। फिर ये ट्रेड से हवाले से मैंने कि एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन था, बिजली की चीज़ें वगैरह मैं देखता था। तो इसी तरह फिर जो सीक्वेंस होता है, जैसे कहीं पे भी हो जाए, मेरे साथ एक इंजीनियर होता था, मेरे ऊपर इंजीनियर थे। वो बड़ा, मतलब वो लोग काम करते थे। इंजीनियर बनने का भी यहाँ पे काफ़ी चांस रहता है जो एयरलाइन के अंदर होता है। तो चीज़ें तो इधर उधर डाइवर्ट्स हो रही हैं, लेकिन हमने तो और कोई काम करना भी नहीं। आज आपके साथ गपशप ही करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपको इसके बीच में ये भी बता देता हूँ कि ना, जहाज़ जो होता है ना, वो अभी हम फिर वो अपनी पट्टी से उतर जाते हैं बार बार, लेकिन वो चीज़ें आपको सारी बतानी भी हैं, शेयर भी करनी है आपके साथ। तो एक चीज़ आप याद रखें कि जहाज़ के अंदर जब ये जहाज़ उड़ता है ना, उसके अंदर 4 फोर्सेस मैंने बता दी, यानी ड्रैग, थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट, वेट, ये 4 फोर्सेस होती हैं। अच्छा, ये जहाज़ के अंदर ना डिफरेंट फोर्सेस होती हैं। मुझे जहाज़ के चलाने का जो है ना, मैं बता दूं कि जहाज़ चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो आप सब लोग समझते हैं कि जहाज़ पता नहीं क्या हुआ है, क्या है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं, कुछ भी नहीं है। आप ये जहाज़ का ये देख लें कि सामने जिस तरह गाड़ी आप चलाते हैं ना, गाड़ी सेम उसी पॉलिसी के ऊपर बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे गाड़ी होती है ना, सेम वैसे ही नहीं से स्टीयरिंग होता है। आप राइट घूमेंगे, जहाज़ राइट हो जाएगा, आप लेफ्ट घुमाएंगे, जहाज़ लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह उसमें 2 चीज़ें और भी होती हैं, पिचिंग और वो होता है ना। इसी तरह अगर जहाज़ को ऐसे स्टीयरिंग को आगे को करेंगे तो जहाज़ नीचे को डाउन पिचिंग करेगा, नीचे जाएगा। और अगर इस तरह ऊपर को खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो जहाज़ ऊपर को उड़ जाएगा। यानी आगे, नीचे, ऊपर, राइट, लेफ्ट, ठीक है। तो ये तो इतनी सी सारी चीज़ें, कोई इतना बड़ा, कोई बड़ी साइंस नहीं है। आपने देखा होगा वो जो कंट्रोल स्टैंड होता है, वो एयरबस में छोटा सा स्टैंड सा होता है, एक हैंडल सा होता है, उसको इस तरह राइट लेफ्ट करके आगे पीछे करती है। जस्ट लाइक जैसे आप गेम खेलते हैं, सेम इसी तरह स्टीयरिंग सिंपल। ये लेफ्ट राइट आगे पीछे, ये सारी 4 फोर्सेस, बस ये जहाज़ की इतनी साइंस है। सिर्फ गाड़ी में आप जो चलाते हैं उससे आगे पीछे करते हैं गाड़ी, इसके अंदर ये होता है, आगे भी होती है, पीछे भी, राइट लेफ्ट। अच्छा, आगे पीछे नहीं होती, जहाज़ ऊपर और नीचे, ये 2 चीज़ें, राइट लेफ्ट। अच्छा, जहाज़ के अंदर जो फोर्सेस होती है ना, वो डिफरेंट किस्म की फोर्सेस होती हैं। इसके अंदर जहाज़ की जो मूवमेंट होती है, ये 4 गौर से देखना। ये जो ऐसे होता है ना, इसको पिचिंग कहते हैं, पिचिंग डाउन, पिचिंग अप, पिचिंग डाउन, पिचिंग अप। और ये जो एयरक्राफ्ट चल रहा होता है ना, जब पहले उसको लेके जाते हैं वहाँ से, जब भी जहाज़ की जो होते हैं ना उड़ता है, तो उससे पहले उसकी रनअप किया जाता है। पहले इंजन को अच्छी तरह चेक करते हैं, हाँ सब सही है। और इंजन के आगे कभी भी नहीं गुजरना, वो बड़ी तेज़ी से एयर सक करते और पीछे को फेंक देते हैं। तो आपने उसको जो है ना, कभी भी जहाज़ के इंजन का कभी भी नहीं गुजरना, स्पेशली जब चल रहा हो। बहुत स्पीड से ना आगे से गुजरना, ना पीछे से गुजरना।
आगे इतनी तेज़ी से वो एयर खींचते और पीछे को फेंकते हैं, ठीक है, इसी वजह से थ्रस्ट पैदा होता है। अब आपने ये चीज़ देख ली कि ये जहाज़ का जो है ना वो इंजन को पूरा चेक किया जाता है, और जहाज़ जब चलता है ना जहाज़ को पहले टो करवा के रनवे के ऊपर लेके आए थे, नहीं जहाँ बे पे खड़ा होता है ना, जैसे बे 21 बे 23, वहाँ से टो करवा के उसको लेके, जिस चीज़ से टो कराया जाता है उसको टग मास्टर बोलते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि जहाज़ को इस तरह रेडी किया जाता है, उसके बाद ना उसको उड़ाया जाता है। तो वो जब उड़ाते हैं तो उससे पहले जो है ना उसको टो करके लाया जाता है टग मास्टर की मदद से। एक मशीन होती है भारी सी, बड़ी ताकत होती है, वो जो होती है ना, जो जहाज़ होता है उसके फ्रंट के ऊपर जो नोज़ जो होता है, नोज़ जो सामने वाले जो जगह होती है ना, उसको हम नोज़ व्हील बोलते हैं, नोज़ लैंडिंग गियर बोलते हैं। जो पीछे वाले होते हैं एक बॉडी लैंडिंग गियर बोलते हैं, जो सेंटर में होते हैं, और जो साइड में होते हैं विंग लैंडिंग गियर बोलते हैं उसको। तो नोज़ लैंडिंग गियर के ऊपर वो एक हुक सा बना होता है, उसके साथ वो टग मास्टर को एक जो है ना रॉड के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे नथनी नहीं डालते, ऐसे करके टग मास्टर आगे जाके उसको वहाँ पे ले आते हैं रनवे वाली जगह पे जहाँ से इसने उड़ना होता है। और उसके बाद जनाब ये होता है कि ये उड़ाते हैं जहाज़, कैप्टन वगैरह। तो इसके अंदर जो फोर्सेस मैं बता रहा था, नीचे को बोलते हैं पिचिंग, ऊपर पिचिंग अप, पिचिंग डाउन, पिचिंग अप। और मैंने बताया वो जो स्टीयरिंग उनके हाथ में होते हैं, कंट्रोल स्टैंड बोलते हैं, उसके साथ उसको ऐसे करेंगे, डाउन अप करेंगे तो ऊपर जाएगा, जहाज राइट करेंगे तो राइट में टर्न करेगा, इस तरह हो जाए जहाज तो टर्निंग बोलते हैं, इसको टर्निंग बोलते हैं। ऐसे करके ये टर्निंग हो गया, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न। या आपकी उल्टा आ रही है पीछे तो इसको समझो राइट है, ये बल्कि लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, मेरे ऑपोजिट शो हो रहा है। तो ये राइट टर्निंग, लेफ़्ट टर्निंग, और इसके अलावा पिचिंग डाउन, पिचिंग अप, और दूसरी ये जो मूवमेंट्स होती है ना, ब्रेक वगैरह लगाते हैं, पिचिंग होगी। अच्छा एक और चीज़ है रोलिंग, ये तो टर्निंग हो गया ना, ऐसे राइट और लेफ़्ट को टर्निंग होते हैं, जैसे वो घुमाएगी कह रहा हूँ, घुमाएगा जैसे हैंडल को, राइट या लेफ़्ट टर्न हो जाएगा। इसके अलावा रोलिंग होता है, रोलिंग जो होता है ना, रोलिंग ये होता है, ये राइट, ये रोलिंग हो गई, ये राइट ऐसे घूमते हैं, इसको रोलिंग, ये उल्टा हो गया पूरा। जो फाइटिंग एयरक्राफ्ट है वो तो आपने देखे ना, ऐसे करके भी चले जाते हैं, उल्टे करके भी, इसको रोलिंग बोलते हैं, राइट रोलिंग, लेफ्ट रोलिंग। तो टर्निंग अलग चीज़ है, टर्निंग तो डायरेक्शन मोड़ना है, रोलिंग का मतलब ये कि उसके अंदर ये होता है कि आप क्या होते हैं कि एयरक्राफ्ट को रोल करते हैं बाकायदा। और ये सारे जो होते हैं, उसके अलावा लैंडिंग, इसको लैंडिंग बोलते हैं, पिचिंग, वो साथ में टेक ऑफ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया जाता है, एक बहुत माहिराना काम होता है डाक ये। और ये चीज़ मैं समझता हूँ आर्ट्स भी होता है एक तरीके से, कि मतलब ये जब कैप्टन्स वगैरह उड़ाते हैं इनको, तो वो अच्छा लेफ़्ट साइड पे कैप्टन होता है, राइट पे को पायलट होता है, और कैप्टन की जो पावर्स होती हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, को पायलट से ज़्यादा होते हैं। जहाज़ मैनुअल भी उड़ाया जा सकता है, जैसे पहले मैनुअल उड़ाते थे, ये नहीं आपने जैसे हैंडल मोड़ा, राइट लेफ़्ट किया या डायरेक्शन वगैरह चेंज की। तो ये चीज़ है कि ये जो डायरेक्शन चेंज करने के नीचे जो होते हैं वो होते हैं वो पैडल, सॉरी ये मैं थोड़ा सा बोल गया हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि नीचे जो है ना पैडल्स होते हैं, उसको राइट को टर्न करें ना तो वो डायरेक्शन आपकी चेंज होती है, रडर। और ये जो हैंडल मोड़ते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वो रोलिंग होती है, राइट स्टीयरिंग को इस तरह करते हैं, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करते हैं, स्टीयरिंग उसके रोलिंग ज़्यादा होती है। यानी जब आप डायरेक्शन हैंडल और पैडल दोनों एक साथ मूव करते हैं तो उसके साथ जो होती है वो आपकी जो रोलिंग होती है, रोलिंग राइट, रोलिंग लेफ्ट, यानी पैडल्स भी यूज़ होते हैं टर्निंग के लिए। और बाकी रोलिंग की फोर्स होती है, वो मैं आपको बता दी कि कंट्रोल स्टैंड की मदद से रोलिंग होती है। तो इसमें जो होता है, जो यूँ समझे कि जब रोलिंग होती है ना, तो उसके अंदर समझें कि रडर का भी काम होता है और उसका भी एलिरॉन्स का भी काम होता है। अच्छा ये रोलिंग, टर्निंग हो गई, पिचिंग अप, लैंडिंग, टेक ऑफ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा लैंडिंग के बाद जब लैंडिंग करते हैं एयरक्राफ्ट की, तो उस वक्त जो होते हैं ना वो लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एयरक्राफ्ट को लाते हैं। इसी तरह जब टेक ऑफ करते हैं तो उसको टेक ऑफ की कंडीशन में लेकर आते हैं, ठीक है।
अब आ गए जहाज़ के ऊपर। अच्छा, अब आप जहाज़ के आधे कैप्टन तो बन गए हैं समझे, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर आप वो चैनल्स वगैरह एडजस्ट करते हैं कि जी कौन से चैनल्स के मुताबिक, वो मैं आपको बाकी चीज़ें भी आपको मैं समझाऊंगा। मैं आपको रफली चीज़ें बताऊँगा, मेरे सामने मैनुअल नहीं, वैसे तो हमारी चीज़ मैनुअल्स के मुताबिक कर रहे होते हैं। चीज़ें दिमाग पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते, ज़्यादा मैनुअल्स के ऊपर हम करते हैं। तो इसके अलावा कंट्रोल सरफेसेस होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर ना, जैसे जो सामने वाला एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं नोज़। फर्स्ट करें 777 की बात लें, विंग्स राइट विंग्स होते हैं, लेफ्ट विंग्स होते हैं, और इसके ऊपर पीछे जो होती है टेल होती है। टेल के साथ जो होते हैं विंग्स, राइट विंग्स के साथ जो होते हैं पीछे वाली जो साइड होती है ना, उसको फ्रंट पे फ्लैप्स होते हैं ऐसे करके दोनों साइडों पे, और पीछे साइड पे एलिरोन्स होते हैं, मतलब विंग के ऊपर पिछली ट्रेलिंग एज के ऊपर एलिरोन्स होते हैं, बड़े बड़े से जो पर नज़र आते हैं, वो जैसे एयरक्राफ्ट हम देखें जब डाउन होते हैं तो एकदम से एक्सटेंड हो जाते हैं। फ्लैप्स भी वहीं पे होते हैं, ट्रेलिंग फ्लैप्स भी होते हैं, और एलिरोन्स भी होते हैं। एलिरोन थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो यही होता है कि जैसे एयरक्राफ्ट नीचे आता है ना, तो वो उसको जो है ना एलिरोन्स को नीचे ऊपर करते हैं, और इसके अलावा एलिरोन्स होते हैं। इसके अलावा एलिवेटर जो पीछे टेल के साथ जो होते हैं, इस तरह पर से लगे होते हैं, अलग से लगे होते हैं। वहाँ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र भी होते हैं, जो टेल पीछे वाली जो टेल होती है, और जो इस तरह करके होती है वो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र होता है ऐसे, ठीक है। और जो ऐसे करके खड़े होते हैं वो रडार उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ है कि जैसे अब एयरक्राफ्ट फ़र्ज़ करें आपने पिचिंग डाउन करना है, तो वो जैसे वो इस तरह खींचते हैं ना हैंडल को पीछे को, तो वो पीछे वाला जो विंग है वो थोड़ा सा जो टेल के ऊपर है वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो जाता है। वो जब ऊपर नहीं बल्कि नीचे हो जाता है। जब नीचे हो जाता है तो नीचे प्रेशर आएगा, तो पीछे वाले से दुम जो एकदम से जितनी फ़र्ज़ करें ऊपर करना है ना आपने, तो जैसे खींचेगा ना तो वो पीछे वाले जो विंग है ना वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। वो जब ऊपर हो जाएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा, और उसके साथ दुम जो है पीछे का नीचे हो जाएगी, दुम नीचे हो जाएगी, और वो जो टेल है और जो आगे से जो हेड है वो एयरक्राफ्ट का जो है ऊपर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पिचिंग अप। इस तरह इसकी मदद से पीछे वाले जो टेल है उसकी मदद से पिचिंग होती है अप या डाउन। इसी तरह रडर के साथ राइट या लेफ़्ट जो होता है वो, यानी जब पाँव से पैडल आप दबाते हैं, एक राइट में होते हैं, एक लेफ़्ट में, दो होते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, ये कैप्टन के पास भी दो पैडल होते हैं, उधर भी दो पैडल होते हैं को पायलट की तरफ। तो वो जैसे प्रेस करेंगे तो एक तरफ अगर पाँव दबाएंगे तो राइट की तरफ जाएगा या लेफ़्ट की तरफ, डिपेंड करता है वो कौन सी डायरेक्शन में आपने राइट वाला दबाएंगे तो एयरक्राफ्ट का टेल जो राइट में हो जाएगा। उसका तरीके है कि वो जैसे हमने राइट को टर्न करना है, आपको टेल जो नहीं पीछे वाला रडार होता है वो ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, तो इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट को आपने राइट को टर्न करना है, तो राइट की तरफ प्रेशर आएगा, तो आपने इसको ऐसे किया, तो उसके साथ क्या इधर से प्रेशर पड़ेगा तो आगे से जो है ना हेड राइट में चला जाएगा। तो ये जो तरीका होता है रडार के साथ किस तरीके से एयरक्राफ्ट को राइट लेफ़्ट किया जाता है, ठीक है। रडार का हो गया, आपको एलिरोन का बता दिया, और एलिवेटर जो पीछे वाली टेल होती है ना उसको एलिवेटर कहते हैं, उसकी मदद से एयरक्राफ्ट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। एलिरोन्स का मैंने बता, बाकी जब एयरक्राफ्ट रोलिंग करते हैं ना, यानी ऐसे पूरा ऐसे हो जाता है, राइट रोलिंग लेफ़्ट रोलिंग। ये रोलिंग वैसे तो इतने ज़्यादा अलाउ नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिग्री में नहीं करते, हद तक कि रोलिंग करते हैं। तो वो एलिरोन का जो है ना वो क्या होता है, एलिवेटर रडर जो है ना रडर। अच्छा, जब ये एलिरोन और रडर इन दोनों की हेल्प से जो है ना, क्योंकि ये जब से आप करते हैं तो एयरक्राफ्ट पूरा जो है ना ऐसे करना होता है, मतलब पूरा घूम जाता है ऐसे। तो ये वाला जो एयरक्राफ्ट का जो होता है ना, एयरक्राफ्ट जैसे ये फ्लाई कर रहे हैं, इस एंगल को बोलते हैं, इस जी पूरी लाइन को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल, ये रोलिंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगेंस्ट होता है। इसी तरह अगर आप लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा जहाज ऐसे होता है, टर्निंग होता है राइट लेफ्ट, तो उसको ये तो जो नॉर्मल एक्सिस होता है जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये जेड एक्सिस के गिर्द वो होता है। और इसी तरह और ये जो ऐसे होता है ये विंग्स है अगर राइट लेफ्ट में, तो ये विंग्स इस तरीके से जो होता है पिचिंग वगैरह होती है, ये जो वाला एक्सिस होता है विंग्स वाला, उसको समझे कि आप
हॉरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं जिसके गिर्द, या रोल एक्सिस भी बोलते हैं जिसके गिर्द एयरक्राफ्ट पिचिंग करता है, ठीक है। तो ये पिचिंग वगैरह हो गई, रोलिंग हो गई। तो ये डिफरेंट किस्म की एयरक्राफ्ट होती है, टर्निंग, पिचिंग अप डाउन और रोलिंग। अच्छा, एक और जो मूवमेंट होती है ना उसको बोलते हैं क्रॉल, क्रॉल मूवमेंट बोलते हैं, ये सॉरी ये मतलब ये क्रैब मूवमेंट बोलते हैं। यानी जब होता है कि जब एयरक्राफ्ट ऐसे नीचे को आ रहा होता है ना, एकदम नीचे आ ही जाएगा, तो नीचे आते हैं ना, तो कई दफ़ा ना एयर जो होती है बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर होता है, तो वो एयर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है ना, उसकी वजह जैसे इधर आना ना जहाज़ इधर की बजाय ऐसे जाना शुरू होता है, यानी इसको बोलते हैं क्रैब मूवमेंट। जैसे केकड़ा नहीं चलता है ऐसे वो ऐसे, तो उसको जो कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर ना हमारे पास होते हैं यार्ड डैम्पर्स लगे होते हैं। यार्ड डैम्पर जो होते हैं वो ये करते हैं कि वो इस चीज़ को बचाते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट इस तरह जा रहा है तो उसकी वो जो इस तरह जाने से ना उसको बचाते हैं, तो उसको यार्ड डैम्पर बोलते हैं, ठीक है। नहीं, यानी हर चीज़ की एयरक्राफ्ट के अंदर हर चीज़ की जो है ना प्रोटेक्शन दी हुई, हर चीज़ की। आपकी सोच है कि कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज जो है ना वो एयरक्राफ्ट के अंदर दी हुई। ये समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा, समझे कि जो एक मौज़ा ही है, समझे कि जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। और इसको आप कैसे फ्लाई कर रहा हो, तो जस्ट लाइक जब परिंदा उड़ता है ना हवा में, आप ये देखें वो जहाज़ भी, परिंदा भी एक तरह से जहाज़ ही होता है, विंग्स के उसकी भी होते हैं, ऐसे करता है। और शेप उसकी देखो जहाज़ की वैसी है जैसे परिंदे की होती है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान ने इन चीज़ों से सीखी हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के ज़हन में डाली हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो ये अब आपने जो है ना ये चीज़ें भी पता चल गई। तो बाकी हर चीज़ में ना, मतलब इसमें एयरक्राफ्ट के अंदर पूरी ये कंट्रोल सर्फेसिस, यानी अगर अच्छा इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र भी होता है जो पीछे टेल पे नहीं होता ऐसे करके, यानी जो पीछे की टेल नीचे होती है वो पूरे इसमें फ्रंट वाले हिस्से को हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र बोलते हैं। वो भी नीचे ऊपर वो भी मूवमेंट होती है उसकी, ज़रूरत पड़ने के ऊपर उसकी भी मूवमेंट होती है। उसके पीछे की जो एरिया है ना ये वाला, या यहाँ पे जो है ना उस पर एलिवेटर लगे होते हैं, और जो ऊपर होता है वो रडर होता है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स वगैरह हो रही होती हैं एयरक्राफ्ट की जो है ना, तो इस तरीके से एयरक्राफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा हो रहा होता है, और ये सारा कैप्टन्स कर रहा होता है। कैप्टन्स की अथॉरिटी ज़्यादा होती है, दो होती हैं। ज़रूरत पड़ने पे जब कैप्टन इजाज़त देगा को पायलट को, तब वो जो है वो जहाज़ उड़ा सकता है। मतलब होते दोनों सिस्टम, यानी जहाज़ के अंदर दो दो तीन तीन सिस्टम होते हैं हर चीज़ के, एक चीज़ के नहीं, दो, हर चीज़ के दो दो तीन तीन सिस्टम होते हैं। अब जब कैप्टन चला रहा है, कैप्टन अपने लिहाज से चला रहा है, को पायलट नहीं उसको कुछ बोलेगा, लेकिन कैप्टन जब इजाज़त दे दे को पायलट को, ठीक है वो चलाए तो वो चलाएगा। कैप्टन आल्दो वो इंटरफेरेंस कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा, तो वो कैप्टन जो है वो जो को पायलट है वो जहाज़ उड़ाता रहेगा, या उसको जो है ना जब तक वो उसकी मर्ज़ी है। इसी तरह जहाज़ में दो सिस्टम होते हैं, ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअल भी होते हैं। ऑटोमेटिक नहीं, जहाज़ खुद ही फ्लाई करेगा, उसको ऑटो पायलट के सिस्टम के ज़रिए से वो फ्लाई करता जाएगा, जहाँ उसको जैसे उसमें डाटा फीड कर लिया जाता है। उसके अंदर होता है फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पूरा वो वे पॉइंट्स दिए होते हैं कहाँ कहाँ से जहाज़ ने गुजरना है। इसके अलावा ऑटो पायलट फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। वहाँ पे वो लोग वो जैसे जो डाटा फीड कर देते हैं ना कि यहाँ से जाना, उसके मुताबिक ऑटो पायलट फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम को ऑर्डर मिलता है। ऑटो पायलट फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए से ही ऑटो पायलट को समझो कि ऑर्डर मिल जाता है कि तुमने यहाँ जाना, राइट जाना, रोलिंग करनी है, पिचिंग करनी है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हो तो इस तरह जहाज़ उड़ता है। लेकिन उसमें ऑटो पायलट एंगेज का एक बटन होता है, वो ऑटो पायलट एंगेज जब करेंगे ना तभी वो जहाज़ जो है सारा उसके मुताबिक चलेगा। तो कैप्टन के पास या को पायलट के पास हर वक्त अथॉरिटी रहती है कि वो जो है ना जहाज़ को जो है वो पूरा जो है ना उसको वो कंट्रोल करके चलें। यानी ये सारा का सारा उनके पास अथॉरिटी रहती है हर वक्त कैप्टन के पास, कि जब मर्ज़ी वो ऑटो पायलट को टेक ओवर कर ले और ख़ुद से चलाएं। लैंडिंग और टेक ऑफ नॉर्मली कैप्टन खुद ही करते हैं। वो आल्दो उसमें कुछ सिस्टम होते हैं कि वो ऑटो पायलट सारी चीज़ें उसको ऑटो पायलट के ज़रिए से भी किया जाता है, लेकिन नॉर्मली इंस्ट्रक्शन यही होती है। जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होते तभी उसके अंदर ही सिर्फ ऑटो पायलट की इजाज़त दी जाती है, वरना नॉर्मली जो है ना लैंडिंग और टेक ऑफ ये कैप्टन खुद ही करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है।
और लैंडिंग करते वक्त ना इसमें एक होता है ग्लाइड स्लोप और लोकलाइजर होता है, बीम सी होती हैं। जिस रनवे पे जहाज़ ने उतरना होता है ना, वो एक बीम सी होती है। तो ये जहाज़ जैसे वहाँ पहुँचता है ना, उस बीम को फॉलो करता हुआ कैप्चर करता है, उसके साथ साथ चलता रहता है। और फिर बिल्कुल जब रनवे 1500 या 2000 या 2500 फीट के करीब जो है ना वो टेक ओवर कर लेता है कैप्टन, और उसके बाद वो अपने मुताबिक उसको जहाज़ को जो है सीधा लैंडिंग करके ग्राउंड के ऊपर लेकर आता है। लेकिन लैंडिंग वही अच्छा कैप्टन होता है जो बगैर किसी झटके के जो है ना वो लैंडिंग करता है। लैंडिंग से पहले एयरक्राफ्ट को लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में डाला जाता है, जैसे उसके अंदर अच्छा ये जो लैंडिंग गियर जो होते हैं वो डाउन कर देते हैं, फ्लैप्स जो होते हैं वो एक्सटेंड कर देते हैं। फ्लैप्स लीडिंग फ्लैप्स भी होते हैं, ट्रेलिंग फ्लैप्स भी होते हैं। जो आगे होते हैं ना विंग से अगर ऐसा होता है, ऐसे उसके एक्सटेंड होता है तो उस अप डाउन करते थे, उसके साथ क्या होता है वो विंग फैल जाते हैं, उसके साथ लिफ्ट कम हो जाती है और उसके साथ एयरक्राफ्ट आराम से नीचे आता है। वो हो जाते हैं और एलिरोन जो होते हैं वो भी फैला देते हैं, फ्लैप ट्रेलिंग एज फ्लैप्स फैल जाते हैं उसके साथ। अच्छा जो ये जो ट्रेलिंग एज है वो फ्लैप्स वगैरह वो डाउन हो जाते हैं, यानी वो विंग्स का एरिया बढ़ जाता है। और ट्रेलिंग ये जो होता है एलिरोन की मदद से जो होता है ना, बाकी ये रोलिंग वगैरह भी हो रही होती है, यानी जैसे ऐसे, यानी अगर एयरक्राफ्ट को इस तरह रोलिंग करनी है तो उधर का विंग अगर ऊपर हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा तो वो नीचे हो जाएगा, और साथ में उधर दूसरी साइड वाला जो विंग है ऊपर हो जाएगा। तो ये रोलिंग वगैरह इसकी मदद से होती है, एलिरोन्स की मदद से होती है। पिचिंग का भी मैंने बता दी है। लैंडिंग फिर इस तरीके से ये करते करते एयरक्राफ्ट को लैंड करते हैं। लैंडिंग करते वक्त स्पॉयलर्स होते हैं जो विंग्स के ऊपर ना, ऐसे जैसे हवा में होते हैं इसको फ्लाइट स्पॉयलर बोलते हैं, और जो ग्राउंड के ऊपर जब आते हैं ना तो एकदम से स्पॉयलर ऊपर हो जाते हैं, उसको ग्राउंड स्पॉयलर या ब्रेक स्पॉयलर्स बोलते हैं। वो एकदम से ऊपर हो जाते हैं तो ब्रेक लगाने में हेल्प करते हैं। विंग के ऊपर 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर, वो एकदम से ऊपर हो जाते हैं, उससे लिफ्ट कम हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। और जब लैंडिंग करते हैं ना तो उसके अंदर एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये जब लैंडिंग करते हैं ना तो उसमें थ्रस्ट रिवर्स होता है। थ्रस्ट रिवर्स जो होता है ना वो, अच्छा दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये इंजन जो होते हैं ना, जैसे जो टेक ऑफ करते हैं तो इंजन की स्पीड बढ़ा देते हैं ऐसे करके, आगे करो तो थ्रस्ट बढ़ जाता है, उसकी जो होती है स्पीड बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। और जब उसको इंजन को पीछे को करते हैं तो उसका क्या होता है कि वो थ्रस्ट कम हो जाता है। तो ये डिफरेंट उसके स्टेप्स होते हैं। फ्लैप्स की भी सिलेक्शंस होती है कि अप करना है, डाउन करना है, और उसकी जो है ना इंडिकेशंस भी शो हो रही होती है जहाज़ के अंदर कि ये फ्लैप सिस्टम आपके अप है या डाउन है। तो कहने का मतलब जब एयरक्राफ्ट इसके जहाँ जो दोनों कैप्टन के दरमियान जो कंट्रोल स्टैंड है ना, उसके बाद जो आपने हैंडल